वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र पेपर 1 बीए तृतीय वर्ष के मॉडल पेपर के बारे में और जानेंगे कि 2021 में किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। अर्थात ऐसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का संकलन या फिर संग्रह इस वीडियो को आप मान सकते हैं, जो कि 2021 की परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। ओके, तो वीडियो को अभी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर मॉडल पेपर बनाइए या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप एक वीडियो में बना दीजिए जिसमें समाजशास्त्र के हों। तो आज बीए तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, बीए फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ, उसमें समाजशास्त्र के पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भैया पेपर 1 की बात आ ही गई है तो जान लीजिए पेपर 1 का नाम क्या होता है। तो बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम होता है सामाजिक विचारों का आधार, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट। क्या कहते हैं? फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट। इसको विस्तार से हम समझेंगे आज ही की वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा उनको साथ ही साथ बताता चलूंगा। तो 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में मैं लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा और ये दो जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे इनकी वीडियोज आपके सामने आती रहेंगी। ओके, पेपर 2 का क्या नाम है भैया? जब पेपर 1 का नाम आपको पता चला तो पेपर 2 का भी आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि सर जी वो भी बताइए। तो पेपर 2 का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक अनुसंधान पद्धति। क्या नाम है? सामाजिक अनुसंधान पद्धति यानी सोशल रिसर्च मेथड। क्या नाम है? सोशल रिसर्च मेथड। और इसका सिलेबस भी हमने डाल रखा है फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट का। इसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अन्यथा आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करेंगे, लास्ट में शुक्ला डी पॉइंट डाल दीजिएगा। सर्च कैसे करते हैं जानते हैं? जब कभी भी आपको मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो तो आप सर्च यही करेंगे, जैसे कोई जो टॉपिक का नाम हो वो सर्च कर लीजिए, उसके बाद में बगल में शुक्ला डी पॉइंट लिख दीजिएगा, बस तुरंत आ जाएगा। ठीक, या बीए करे शुक्ला डी पॉइंट, दो लिख दीजिएगा, दो में से कोई आ जाएगा। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है? सामाजिक अनुसंधान पद्धति यानी सोशल रिसर्च मेथड्स। तृतीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है? तृतीय प्रश्न पत्र का नाम है सामाजिक मुद्दों पर निबंध। अर्थात आपको लगभग 10 मुद्दे दिए जाते हैं, आपके प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल हैं। उन 10 में से आपको लिखना होता है। अब इन 10 मुद्दों में आपको जैसे कि तीन तीन आपके निबंध लिखने होते हैं, 3 निबंध आपके लगभग लिखने होते हैं। इन्हीं 10 में से आपका 3 निबंध पूछा जाएगा। वुमेन इंप्रूवमेंट से आता है, करप्शन इन इंडिया यानी भ्रष्टाचार से आता है, ठीक है, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से आता है, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से हावी हुआ है उससे आता है प्रश्न, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण से किस प्रकार से वैश्वीकरण बढ़ा है, ठीक, पाश्चात्यकरण कैसा बढ़ा है, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेशनल इंटेग्रेशन से पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है, और जो है टेररिज्म से यानी आतंकवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वहां पे निबंध पूछा जाएगा। मैं सिलेबस उसका करवा दूंगा, साथ ही मॉडल पेपर भी आ जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग आराम से तैयारी करें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत मॉडल पेपर 2021 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें संकलित करा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह इस वीडियो पे आ जाते हैं तो मैं इसका सिलेबस आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पे करवाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके सामने बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारों के आधार का मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। इसमें जब आप भी पेपर के सामने पहुंचते हैं यानी परीक्षा हाल में जब आप पहुंचेंगे मित्रों, जब आप परीक्षा हाल में पहुंचते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। उसमें ऊपर में पेपर में आपको लिखा रहेगा कि पेपर जो है आपका नोट लिखा रहेगा, पेपर आपका 3 खंडों में डिवाइड होगा। मतलब जो आपको पेपर मिलेगा मित्रों वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यही परंपरा चली आ रही है और यही मेथड है आपके परीक्षा में प्रश्न पूछने का। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनको 50 शब्दों में लिखना होता है। कुल मिलाकर के ऐसे प्रश्नों की संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होता है। 50-50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे आपका आएगा खंडबा, और खंडबा यानी सेक्शन बी। सेक्शन बी से आपका प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, और लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। 200 शब्दों में कितने प्रश्न लिखने होंगे? 5 प्रश्न लिखने होंगे। लेकिन प्रश्न पत्र में दिया कितना होगा? दिया भैया 10 प्रश्न पत्र होगा। तो 10 प्रश्न पत्र दिया होगा, उनमें से केवल 5 करने होंगे। अब ऐसा नहीं कि 10 दे दिया एक तरफ से, उनमें से आपको 5 छांट के कर देना, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रश्न देगा, उसके नीचे और यानी अथवा करके एक प्रश्न और दे देगा। अब इन्हीं
इन्हीं दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करने हैं, चाहे अथवा वाला नीचे वाला कर दीजिए, चाहे वो मुयन वाला कर दीजिए। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका खंडसा आएगा। खंडसा यानी कि उसके बाद उसको क्या कहते हैं, खंडसा को एक सेक्शन सी कहते हैं, खंडसा या सेक्शन सी ये आएगा। इससे प्रश्न जो है, इनके प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखना होगा प्रत्येक प्रश्न को। कुल मिलाकर के आपको 5 प्रश्न दिए होंगे। करना कितना भैया, करना केवल 2 है, तो 2 प्रश्न करने होंगे 5 प्रश्नों में से। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होंगे वो समान होंगे। ओके, लगभग मैं बताऊं तो इन प्रश्नों के जो नंबर होते हैं 2-2 नंबर के एक प्रश्न होते हैं 50 वाले, और वो 10-10 नंबर के प्रश्न होते हैं जो 200 शब्दों में लिखते हैं, और जो 500 शब्दों में आपको लिखना होता है वो 15 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम में डिवाइड होता है अंकों का विभाजन। ओके, अब चलिए भैया शुरू करते हैं हम कि वीडियो में प्रश्न कौन कौन से हमने चूज करा है और कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 60% यहीं से आपका लगभग आ सकता है, यहीं से। ठीक है, हो सकता है और इससे ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन मिनिमम 60% यहीं से पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं भैया। देखें, पहला प्रश्न आपसे आश्रम व्यवस्था से लेकर के जरूर पूछा जाएगा। 100% आश्रम व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, उसमें कोई काट नहीं सकता। वर्ग संघर्ष, आश्रम व्यवस्था, उद्विकास, गृहस्थ आश्रम, वर्ण व्यवस्था, इन सभी से मतलब जो है ऐसा कभी कोई साल बचा ही नहीं जब यहाँ से प्रश्न पूछे ना गए हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, और चाहे लघु उत्तरीय हो। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपको इन्हीं मुद्दों को रट लेना है जो मैंने इसमें आपको रखा है। अति लघु उत्तरीय में इन मुद्दों को आपको विस्तृत उत्तरीय फॉर्म में याद कर लेना है कि आश्रम व्यवस्था के समस्त पहलुओं को आपको अध्ययन करना है कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है, आश्रम व्यवस्था कितने चरणों में बटी हुई होती है, प्रत्येक आश्रम में कितने समय का अंतराल होता है। जैसे मैं बताना चाहूं, अगर इस प्रश्न का आप उत्तर लिखना चाहें एग्जाम में तो 50 शब्दों में लिख सकते हैं। आश्रम व्यवस्था एक प्राचीन व्यवस्था है जो भारतीय समाज में देखने को मिलती थी। इसमें यह आश्रम व्यवस्था 4 आश्रमों में बटी हुई होती थी। पहला आश्रम होता था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम होता था मित्रों आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम होता था वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम होता था संन्यास आश्रम। क्या कहा हमने कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 प्रकार के आश्रम बटे हुए थे। प्रत्येक का जो एज होती थी, यानी भैया ब्रह्मचर्य आश्रम है तो कब से कब, कैसे कैसे कई साल तक है, कितने से कितने साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो 0 से लेकर के यानी जब से बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के 25 साल के समय काल को हम ब्रह्मचर्य में जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद में 25 से 50 हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में 50 से 75 हम किस में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, और लास्ट के जितने भी समय बचेंगे वो संन्यास आश्रम। यानी 100 को आधार मान करके, यानी एक व्यक्ति की आयु को 100 मान करके सारी बातें की गई थी। तो यही आप बता सकते हैं इसमें। बस इतना काफी, इतना 50 शब्द से आपका ज्यादा हो गया। इतने में आपका जो है नंबर बहुत जो है धुरंधर रूप से बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आश्रम व्यवस्था समझ में आ गई। इसको मैं विस्तार समझूंगा आश्रम व्यवस्था क्या होती है जब मैं जो है चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ लेक्चर वाइज। ठीक है, लेक्चर वाइज वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि चैप्टर वगैरह जो है इधर उधर भिन्न होते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये मेरे चैप्टर में ये नहीं, इसके दूसरे वाला था, ये सर मेरे चैप्टर में आप जो तीसरा बताए वो चौथा वाला था, जो 5वां बताए वो 6वां वाला था। ऐसे इसमें दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको, तो यहाँ तक आपने समझा कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से आश्रम व्यवस्था में सारी चीजें होती हैं। आश्रम व्यवस्था आपको समझ में आ गई। इतना लिख देंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, उद्विकास। उद्विकास किसे कहते हैं भैया, तो एक उद्विकास जो था, उद्विकास का सिद्धांत वो प्रस्तुत करा था डार्विन ने। लेकिन यहाँ पर उद्विकास का मतलब, अगर समाजशास्त्र में उद्विकास का मतलब पूछा जाए तो उसमें स्पेंसर ज्यादा महत्वपूर्ण आते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था, लेकिन जिराफ पर यानी जीवों पर किया था उसने रिसर्च। किसने, तो डार्विन ने। तो डार्विन का जो उद्विकासीय सिद्धांत था इसको समाज पर लागू किसने करा था, स्पेंसर ने करा था। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि यह सिद्धांत यानी उद्विकास सिद्धांत स्पेंसर का सिद्धांत है, जो किस पर आधारित है, डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत पर आधारित है। स्पेंसर ने इसे क्या किया है, समाज पर लागू किया है। स्पेंसर मानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड जो है, जितने भी समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ है और जो शक्तियां हैं, ये 2 पदार्थों से मिलकर के बनी है। तो ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ या फिर समस्त ब्रह्मांड जो है, पदार्थ और शक्ति 2 पदार्थों से मिलकर के बने हैं। ठीक, स्पेंसर और मानते हैं कि समाज का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। सरलता से जटिलता की ओर मतलब क्या होता है, सहज से कठिन की ओर होता है इनके अनुसार। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। ठीक है,
जैसे प्रारंभ में व्यक्ति अकेला था, धीरे धीरे क्या हुआ, परिवार बनता गया, उसका परिवार बनता गया, उसके बाद में फिर परिवार के साथ साथ क्या हुआ, सजातीयता मतलब होता है गांव का, यानी पटीदार विकसित हुए आपके, ठीक है, पटीदार बना। उसके बाद में क्या हुआ, अब धीरे धीरे और भी लोग विकसित होते गए, मतलब कोई अलग जाति मानने लगा, कोई अलग जाति मानने लगा, तो एक गांव विकसित हुआ, एक गांव विकसित हुआ तो तमाम सारे गांव विकसित हुए, उससे उससे एक समाज का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार से सारी चीजें बढ़ती गई और क्या हुआ, लास्ट में फिर श्रम विभाजन होना प्रारंभ हो गया। और श्रम विभाजन में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा जटिलता पाई गई और बहुत जो है सारी चीज़ें हो गई, मतलब श्रम व्यवस्था में अलग अलग प्रकार के वर्ग संघर्ष आए, वर्ग संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। साथ ही साथ जो है वर्ण व्यवस्था भी सामने आती गई। तो ये एक विकास के क्रम में इन्होंने उस विकास का सिद्धांत दिया था, स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। और समाज का विकास कैसे हुआ बताया किसने, स्पेंसर महोदय ने। बस इतना लिख देंगे, आपका बढ़िया चीज़ हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी। उस विकास की प्रक्रिया जो है वो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। बस इतना लिख देंगे लास्ट में जाकर के। अब भैया कोई भी मुद्दा होगा, उद्विकास हो या फिर कुछ भी हो, अगर समाज साथ में आप लिखना हो तो इसे उद्विकास का सिद्धांत जो है ये धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इन सभी जो है मुद्दों पर खरा उतरता है, सही उतरता है। बस हो गया। आगे देखते हैं वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष क्या होता है, तो सबसे पहले जब कभी भी आपको वर्ग संघर्ष की विचारधारा है तो ये पाश्चात्य विचारधारा है और ये कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी। कार्ल मार्क्स जो है इसके प्रणेता है और कम्युनिस्ट जो है एक प्रकार से घोषणा पत्र जो है इन्होंने लिखा। और इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा कि अब तक के समाजों का इतिहास जो रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जाता था फर्स्ट ईयर में कि अब तक का समाज जो है मतलब समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन किसका है, तो कार्ल मार्क्स लगाते थे। तो बस आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हो और सेकंड ईयर में पढ़े हो बस उसी को लागू करना है, उसी को थोड़ा मतलब डीप तक जाकर के पढ़ना है आपको थर्ड ईयर में। तो यही प्रश्न जो है जो आप फर्स्ट ईयर में कथन पढ़े थे वही आपको यहाँ पे लिख देना है कि अब तक का समाज मतलब अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसका मतलब ये होता है मित्रों कि ऐसे समाज की कमी नहीं थी जो पूर्णतः वर्ग विहीन हो, मतलब ऐसा समाज में नहीं पाया जाता था जिसमें वर्ग ना कार्य कर रहे हो। किसी में सर्वहारा वर्ग, मतलब दो वर्ग कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स ने बताया कि दो वर्ग होते थे, एक होता था शोषित वर्ग और एक होता था पूंजीपति वर्ग। तो जो पूंजीपति वर्ग होता था मतलब वो उसी को हम कुलीन वर्ग या फिर आप उसको जो है पादरी वर्ग भी बोलते थे पाश्चात्य लोगों में। और सर्वहारा वर्ग बोला जाता था जो कि मतलब जो है जिन पर अत्याचार हुआ हो या फिर जो असहनीय हो, ठीक है, या शोषित वर्ग उन्हीं को बोला जाता था। शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, अत्याचारी मतलब जो है अत्याचार जिन पर हुआ हो वो वाला वर्ग। तो वो दो प्रकार के वर्ग होते थे, एक तो जिनके पास धनी वाला वर्ग और एक गरीब वाला वर्ग। तो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता था, संघर्ष पाया जाता था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यही इन्होंने बताया, किसने, जो है कार्ल मार्क्स ने बताया। वर्ग शब्द से मार्क्स ने बताया कि वर्ग शब्द का जो मतलब होता है आर्थिक वर्ग से होता है। ये मुख्य रूप से धनी और गरीब के हिसाब से बांटे। समाज में इन्होंने कहा कि समाज में हमेशा एक वर्ग ऐसा होता है मित्रों जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। अब उत्पादन के साधनों का स्वामी का मतलब होता है आपके कि जो वस्तुएं बनाता है, यानी जो पूंजीपति वर्ग होता है, जो धनी होता है, ठीक, तो वो स्वामी होता है उत्पादन के साधनों का। और एक दूसरा होता है जो उन साधनों को बनाता है, यानी एक तो फैक्ट्री का मालिक और दूसरा क्या, मजदूर। एक फैक्ट्री का मालिक क्या है, उत्पादन के साधनों का, यानी जो मशीन वगैरह है उसका मालिक है, और दूसरा जो होता है वो उन मशीनों को चलाता है। तो दो वर्ग हो गए, नहीं हो गए। तो इन्हीं दोनों वर्गों में क्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच में शोषण की मात्रा जो होती है जब बढ़ जाती है तो इसी को संघर्ष कहते हैं। और ये दो वर्ग हैं, चूंकि इन दो वर्गों के बीच में हुआ है ये, इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसको वर्ग संघर्ष कहा जाता है। बस ऐसे लिख देंगे। आगे देखते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या होता है भैया, वर्ण आश्रम का दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपने जीवन के जितने भी सारी चीजें उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखी है उसका उपयोग करके गृहस्थ आश्रम को चलाता है और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम व्यक्ति का सबसे बड़ा आश्रम होता है क्योंकि उसकी वजह से और 3-4 लोग पल रहे होते हैं। एक व्यक्ति है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है
तो उसकी शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी और पत्नी से बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो बच्चे और पत्नी किस पर निर्भर करते हैं? उस पुरुष पर निर्भर करते हैं जिसने शादी करी है। ऐसी प्राचीन मान्यताएं हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारी जो है गर्ल्स होंगी वो गुस्सा हो रही होंगी कि सर जी ने केवल बताया पुरुष जो है पुरुषों पर निर्भर होती हैं स्त्रियां। बिल्कुल नहीं, आप पर भी निर्भर होते हैं पुरुष, आप पुरुषों पर और पुरुष आप पर। तो दोनों लोग परस्पर एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब ना तो पुरुष के बिना स्त्री संभव है, ना स्त्री के बिना पुरुष संभव है। ठीक, तो कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। कहीं पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, कहीं पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। अब जो है यहाँ पर गृहस्थ आश्रम चाहे स्त्री पर बेस कर रही हो और चाहे पुरुष पर बेस कर रहा हो, दोनों का गृहस्थ आश्रम शादी से ही शुरू होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जब वह व्यक्ति शादी के समस्त सुख अनुभवों को, दुख अनुभवों को, यानी जितने भी सुख मिले उसको शादी से, जितने भी दुख मिले उन सभी को झेल लेता है, अपने बीवी बच्चों को, अपने सबको, या फिर जो है सबको क्या करता था, एक सुचारू रूप से एक सबको मतलब व्यवस्थित कर देता है। उसके बाद में वह व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। वानप्रस्थ मतलब वह जंगल की ओर प्रस्थान कर देता है। वान मतलब होता है जंगल। ठीक, तो वानप्रस्थ, तो वो क्या कर देता है? जंगल की ओर प्रस्थान कर देता है, वानप्रस्थ। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जंगल की ओर प्रस्थान कर देता है, और जो ब्रह्मचर्य में उसने ज्ञान अर्जन किया, और जो उसने ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है आपने जो सेक्स वगैरह नहीं किया तो वो ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा मतलब होता है, वो शायद आपको अभी ना पता हो। जब ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ाएंगे, गृहस्थ आश्रम पढ़ाएंगे, और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम पढ़ाएंगे, आश्रम व्यवस्था में जब पूरे चारों आश्रमों को, हम संन्यास आश्रम को पढ़ाएंगे, एक एक पहलुओं को क्लियर कर दूंगा कि कौन से आश्रम में क्या होता है। और कोई भी प्रश्न अगर उस व्यवस्था से लेकर के पूछा जा रहा है तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उसका अच्छा से अच्छा उत्तर आप ही का होगा, यदि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो। ओके, तो अब जो है गृहस्थ आश्रम समझ गए क्या होता है? गृहस्थ आश्रम वह आश्रम होता है जिसमें व्यक्ति अपनी शादी से प्रवेश करता है और जीवन के समस्त जो उसने ज्ञान अर्जन किया है, किसमें जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उसने ज्ञान अर्जन किया है, उस ज्ञान के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसी आश्रम को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य, वो सॉरी गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ठीक, इसी दिन बताऊंगा विस्तार से इन सभी मुद्दों पर। आगे देखते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या होता है भैया? एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे, विज्ञानों का वर्गीकरण कभी कभी पूछ लेता है। तो विज्ञानों का वर्गीकरण कैसे हुआ है? पहले गणित, फिर खगोल शास्त्र आया, फिर भौतिक शास्त्र आया, फिर रसायन शास्त्र, फिर प्राणी शास्त्र, फिर समाज शास्त्र। ठीक, तो पूछा आता है कि विज्ञानों के वर्गीकरण में समाज शास्त्र का स्थान कौन था? तो छठवां स्थान। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहले गणित का विकास हुआ है विज्ञानों के हिसाब से, दूसरे नंबर पर खगोल शास्त्र, तीसरे नंबर पर भौतिक शास्त्र, चौथे नंबर पर रसायन शास्त्र, फिर पांचवें नंबर पर प्राणी शास्त्र, फिर छठे नंबर पर समाज शास्त्र आया है। ठीक है, इन्होंने बाद में नीति शास्त्र को भी वर्गीकरण करने के मतलब सारी चीजें, नीति शास्त्र बाद में आया इसके। ठीक, तो कुल मिलाकर के, और ये किसने बताया? कांट ने बताया। ठीक, तो ध्यान रखिए, कॉम्ट ने, कॉम्ट। ठीक, अगस्त कॉम्ट। तो कॉम्ट ने क्या बताया? सबसे पहले गणित का विकास, फिर खगोल शास्त्र का, फिर भौतिक शास्त्र का, फिर रसायन शास्त्र का, फिर प्राणी शास्त्र का, फिर समाज शास्त्र का। ठीक, तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा ले जाता है आपसे अति लघु उत्तरीय में। आगे देखते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत देख लीजिए भैया, कर्म का सिद्धांत क्या होता है? तो कर्म का सिद्धांत जो होता है भारतीय विचारधारा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गीता में आपको कर्म के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताई गई हैं। साथ ही साथ गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तितस फल चाखा। साथ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मतलब हे मानवो, आप केवल कर्म करो और फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो। फल देना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, फल मैं दूंगा, और आप केवल बस अपना कर्म करते रहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कर्मवाद है। संसार में किसी भी प्रकार का कर्म जो है बेकार नहीं जाता आपका, मतलब व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो। चाहे आप शरीर से कोई कार्य कर रहे हो, चाहे अपने मन से कर रहे हो, वो बेकार नहीं जाएगा, उसका अच्छा बुरा फल अवश्य आपको प्राप्त होता है। यही होता है आपका कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा है, मनु स्मृति में इसको विस्तार समझाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ मनुस्मृति में बताया गया कि जातियों के कौन कौन से कर्म होंगे, उसका बंटवारा किया गया है। ब्रह्मा ने समस्त लोगों को नाम और कर्म की लौकिक व्यवस्था
को पहले ही जान करके अलग अलग बनाया था कि लोगों के अंदर क्या क्या चीज़ें विकसित होंगी। जो लोग मतलब जैसे कि जो कर्म करेगा तो उसमें जो है धर्म और अधर्म जो है सारी चीज़ें कैसी होंगी उनको भी बताया था कि कौन सा कर्म धर्म के अकॉर्डिंग होगा, कौन सा कर्म अधर्म होगा। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। हम उसमें बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं क्षत्रिय का क्या कर्म है, ब्राह्मण, जैसे जो वर्ण व्यवस्था होती है, वर्ण व्यवस्था से ही कर्मवाद की विचारधारा उत्पन्न होती है। जैसे ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीत्, ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीत् बाहुराज्यान्यः कृता उरु तदस्य यद् वैश्याः पादाभ्यम शूद्रो अजायतः। इसका मतलब ये कि एक ब्रह्मा जी थे, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वेदों में भी ये बातें लिखी गई कि ब्रह्मा जी ने कहा कि एक मुखमंडल है, मतलब ब्रह्मा जी के एक विराट पुरुष था, ब्रह्मा जी जिनको बोलते हैं, उनके मुखमंडल से, यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, उनके मुखमंडल से क्या हुआ, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और उनके भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, और उनके कमर के पास से यानी जंघों के पास से वैश्य की उत्पत्ति, और उनके पैरों से मित्रों किसकी उत्पत्ति, शूद्र की उत्पत्ति। तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता था, ब्राह्मण का कर्तव्य होता था वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, ये सब ब्राह्मण किया करते थे। तो ये ब्राह्मण का कर्म हो गया। क्षत्रिय का कर्म क्या होता था, प्रजा की रक्षा करना, दान ब्राह्मणों को देना, यज्ञ करना, वेद को पढ़ना एवं नृत्य गान, इन सभी में लिप्त ना होना। ठीक, मतलब ज्यादा क्या हो, जो क्षत्रिय वगैरह हो वो ज्यादा से ज्यादा रंगबाजी ना करे, रंगबाजी ना करे, कहने का मतलब उसमें लिखा गया था ये। ठीक, साथ ही साथ और भी लोग थे, जैसे वैश्य का क्या कर्म था, तो वैश्य का कर्म होता था कि पशुओं की रक्षा करें, दान दें, यज्ञ करें, वेद पढ़े, ठीक, व्यापार करें, ब्याज लेना देना, खेती करना, ये सब होता था। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर वेद पढ़ना शूद्रों को वर्जित था। वर्ण व्यवस्था में या आश्रम वर्ण व्यवस्था में जब चल रही थी तो उसमें शूद्रों को वेद पढ़ना वर्जित था। क्यों नहीं पढ़ सकते थे शूद्र वेद वगैरह? क्योंकि वो यज्ञोपवीत नहीं पहनते थे। यज्ञोपवीत क्या होता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है आदमी को अंदर से और बाहर से क्या कर देता है, पवित्र कर देता है। इसके लिए ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सावाहे अभ्यंतरः शुचि। यज्ञोपवीत बाहर से और अंदर से हर उस व्यक्ति को पवित्र कर देता है जो क्या होता है, जो वेद पढ़ने का इच्छुक होता है, जो रामायण पढ़ने का इच्छुक होता है, जो जिसको भी वेद पढ़ना है बिना यज्ञोपवीत के वेद का स्पर्श भी वर्जित बताया गया है। ठीक है, वेदों में ही लिखा है ये बातें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। इसलिए शूद्र वर्ग के लोगों को वेद पढ़ना अलाउ नहीं था, क्योंकि वह यज्ञोपवीत नहीं पहनते थे, वह दिन प्रतिदिन खेतों में कार्य किया करते थे। ना तो उनके पास टाइम होता था वेद पढ़ने का, और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो कहें किसी से। ना तो शूद्र वर्ग के लोगों ने कहा कि सर जी हमको ब्याज, मतलब कि ब्राह्मणों से कहा कि जो है पंडित जी हमको वेद पढ़ना या करना, उनमें रुचियां भी नहीं थी। उस समय जो था वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी, वर्णों के हिसाब से कर्म बटे हुए थे, लोग अपने अपने कर्म में लिप्त थे। ना तो ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्म करता था, ना क्षत्रिय ब्राह्मण का कर्म करता था, ना शूद्र वैश्य का, ना वैश्य शूद्र का, ना शूद्र ब्राह्मण का, ना ब्राह्मण शूद्र का। इस प्रकार से एक दूसरे का कर्म लोग नहीं करते थे। इस प्रकार से कर्म का सिद्धांत आधारित था किस पर, वर्ण व्यवस्था पर। आज का कर्म देखें, आज भौतिकवादी समाज बढ़ गया, कर्म जो है इधर उधर, कर्म का क्या हो गया, सब कर्म जो है, अब कोई जो अध्यापक है, क्या जरूरी कोई जो अध्यापक हो ब्राह्मण ही हो? अधिकतर अध्यापक बहुत ही क्षेत्रों से आते हैं। कोई मुस्लिम धर्म का भी ब्राह्मण है, कोई हिंदू धर्म का है। अब हिंदुओं में कई जाति, कोई शुक्ला है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई सिंह है, कोई ठाकुर है, कोई मौर्य है, कोई जो है यादव है। किसी भी प्रकार का कोई भी जाति का जो है टीचर होता है, उससे आप पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, नमस्ते भी करते हैं, हर चीज करते हैं। तो क्या हुआ, अब वर्ण व्यवस्था पर जो है कर्म नहीं आधारित था, पहले आधारित था। तो वही पूछा गया था आपसे। साथ ही साथ शूद्रों का कर्म नहीं बताया था हमने क्या होता है, तो शूद्रों का कर्म होता था सभी वर्णों की सेवा करना। सेवा करना का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी सेवा करेंगे आप, उनका पैर दबाएंगे, उनका ऐसा करेंगे। क्या करेंगे आप, खेती वगैरह करेंगे, जिससे मतलब अनाज उत्पादन करेंगे, जिससे क्या हो सके, जो वर्ण है वो अपने कर्मों का पालन जो है सही तरीके से कर सके। ठीक, और जो वर्ण अपने कर्मों का सही तरीके से पालन नहीं करता था, वो जो होता था बुरे परिणामों का भागी होता था। कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, और जो अपने कर्म से विमुख हो जाता था, अपना कर्म नहीं करता था, उसको क्या होता था,
उसको जो है सारी चीजें मतलब उसको जो है दंडित किया जाता था, उसको भगवान के द्वारा दंड दिया जाता था, क्योंकि फल जो होता है कर्म के अकॉर्डिंग मिलता है। जस मतलब क्या, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि ते तस फल चाखा। ठीक, ये बात समझ गए। तो कर्म का सिद्धांत ये है। किसी दिन कर्म के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे भैया, क्योंकि मतलब मजा आता है जब समाजशास्त्र आप पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, दिल खोल के पढ़ेंगे। सामाजिकता है आपके माइंड में घुसता चला जाएगा सारी। रटना बिल्कुल भी नहीं भैया, इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो कि हाँ रट लो, ये 10 प्रश्न है बस 10 प्रश्न में पूरा का पूरा चीर फाड़ देंगे। आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, चीर फाड़ देंगे। 10 प्रश्नवा तो बता दिए भैया कि चीर फाड़ देंगे, लेकिन 10 प्रश्नवा को कैसे चीरेंगे, कैसे फाड़ेंगे, उसके लिए अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करी है आपने? नहीं करी ना। तो अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था, साथ ही साथ मैं आपको महारथी बनाकर पेपर तक भेजूंगा। क्या? महारथी बना करके पेपर तक भेजूंगा। जब वहां पर पहुंचे तो बस आपको कमान से तीर निकालना हो, धनुष पर चढ़ाना, प्रत्यंचा तुरंत मारो, खटाखट चलते रहो। ठीक, चलो शुरू करते हैं आगे। अगला है छठवां प्रश्न की सावयवी सिद्धांत। सावयवी सिद्धांत क्या है भैया? सावयवी सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? समाज एक सावयव की भांति कार्य करता है। ये किसने कहा था? समाज एक सावयव की भांति कार्य करता है। ये कथन कहा तो था आपके किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेकिन सावयवी सिद्धांत वो सावयवी सिद्धांत था। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, आपने पढ़ा होगा सावयवी सिद्धांत। अब सावयवी एकता क्या होती है? तो मित्रों, सावयवी जो एकता है वो किस प्रकार की एकता होती है? एकता दो प्रकार की होती है। तो कुल मिलाकर दुर्खीम ने बताया, दुर्खीम ने यह माना कि समाज का स्वरूप जो है निरंतर परिवर्तित हो रहा है, इसमें परिवर्तन जो है हो रहा है, और यह परिवर्तन जो हो रही इसकी दिशा यांत्रिक एकता की स्थिति से हट करके सावयवी एकता की ओर हो रही है। तो यांत्रिक एकता क्या है और सावयवी एकता क्या है, इसको समझ लेते हैं। यांत्रिक एकता वह एकता होती है मित्रों, यांत्रिक एकता में होता है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कुछ विचार है, यानी उस व्यक्ति का कुछ व्यक्तित्व है। अब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, यानी उस व्यक्ति के विचार जो होते हैं, जो सामूहिक विचार होता है, समाज का विचार होता है, उस विचारों से मर्ज करता है, यानी घुला मिला हुआ रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं कि वो एक प्रकार का यांत्रिक एकता है। लेकिन अब यांत्रिक एकता से हट करके अब कैसा हुआ है व्यक्ति का? सावयवी एकता की ओर ध्यान केंद्रित हुआ है। सावयवी एकता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है वो समाज पर रहे, और जो सामूहिक व्यक्तित्व हो, यानी समाज का जो व्यक्तित्व हो, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हावी ना हो जाए। यानी कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए भी अपने विचारों को जिंदा रख सके। यानी कोई व्यक्ति है, वो समाज में रह रहा है और उस समाज में जो उसके विचार हैं वो उसको मरने नहीं दे रहा है। अर्थात अगर मैं बात करूं, कोई हिंदू कम्युनिटी मतलब कोई समुदाय है, कोई ऐसा विशेष स्थान है जहां पर हिंदू की बाहुल्य संख्या है, वहां पर एक मुस्लिम रह रहा है, तो वह मुस्लिम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने विचार को बनाए रख सकता है। तो ये कैसा समाज है? ये सावयवी समाज है, यही सावयवी एकता है। ठीक, समझ में आई बात? यांत्रिक एकता क्या है? यांत्रिक एकता वह एकता है जिसमें अगर कोई मुस्लिम रहता था पहले प्राचीन सभ्यता में, देखिए अब मुस्लिम नहीं, अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को दूसरे प्रकार से ध्यान दीजिए। जैसे औरंगजेब आया, औरंगजेब आया और उसने क्या किया? जितने हिंदू थे उनको क्या बना दिया? मुस्लिम बना दिया। अब मुस्लिम बना दिया तो ये क्या हो गया? ये यांत्रिक एकता हो गई। अब वो तो जबरदस्ती करवा करके परिवर्तित करवा लिया। तो समझ में आई सावयवी एकता और यांत्रिक एकता? तो यही होती सावयवी एकता के बारे में आपको लिखना है कि ऐसी एकता जिसमें क्या हो, व्यक्ति का जो विचार हो वो सामूहिक विचार के साथ मतलब रहे, तो सामूहिक विचार भी उस पर रहे, सामूहिक विचार भी एक रहे, लेकिन वो सामूहिक विचार उस व्यक्ति के विचार पर हावी ना हो जाए। अर्थात समाज में रहते हुए एक व्यक्ति का अपने विचारों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है सावयवी एकता। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करिए, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है आत्महत्या। तो आत्महत्या का सिद्धांत भैया, जो दुख में जीता है वही देता है। दुख में कौन जी रहा था? दुख में भैया आपके दुर्खीम जी रहे थे। दुख में कौन जी रहा था? दुख में आपके दुर्खीम महोदय जी रहे थे, और इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। और दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या जो होती है यह एक सामाजिक क्रिया होती है। आत्महत्या क्या होती है? आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया होती है। यह व्यक्ति का निजी कार्य नहीं होता है। क्या? व्यक्ति का पर्सनल
वर्क नहीं होता है, यानी पर्सनल कार्य नहीं होता, यह एक सामाजिक क्रिया होती है, समाज के द्वारा इसको बढ़ावा मिलता है। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिसमें क्या होता है, जिससे विवश हो जाता है व्यक्ति, और विवश होने के बाद में व्यक्ति आत्महत्या के लिए क्या हो जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है। अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने आप आत्महत्या कभी नहीं करेगा जब तक उसको समाज के द्वारा टॉर्चर नहीं किया गया होगा, या तो समाज के द्वारा टॉर्चर किया गया होगा, या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा टॉर्चर किया हो गया जिससे उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ठीक, तो आत्महत्या कोई निजी उपज नहीं होती है। आत्महत्या मैं सोच रहा हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो कोई उसका कारण होगा, और वो कारण कैसा होगा, वो कारण सामाजिक होगा। वो कारण कैसा होगा, वो कारण व्यक्तिगत नहीं होगा, वो कारण होगा सामाजिक, वो कारण होगा सामुदायिक, वो कारण होगा सांस्कृतिक, वो कारण होगा कानूनी या विधिक। किसी भी प्रकार का कारण हो सकता है, लेकिन वह निजी कारण नहीं हो सकता, वह सामूहिक कारण हो सकता है। समझ में आई बात? सामुदायिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये बस यही बात आपको लिखनी है, आत्महत्या निजी उपज नहीं है, ये समूह के द्वारा दिया जाता है भैया। जैसे कि आप दो लड़के लड़की साथ में प्यार करते हैं, ठीक, अब प्यार कर रहे हैं दोनों लोग, तो क्या होगा, हमारे लड़की लड़के को छोड़ दी तो लड़का फांसी लगा के मर रहा है, लड़की मतलब लड़का छोड़ रहा है तो लड़की कहीं ना कहीं पे जहर खा रही है, ये कर रही है, मैं मर जाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी। अब भैया वो कह तो रही है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब क्या वो खुद से ये कह रही है, उसकी आत्मा कह रही है कि तू मर जा? नहीं कह रही है, उस लड़के की वजह से वो मरना चाह रही। तो आत्महत्या ये उपज होती है। जैसे एक कोटा राजस्थान में व्यक्ति पढ़ने जाता है, आईआईटी की तैयारी करने जाता है, आईआईटी की तैयारी, या फिर आईएएस यूपीएससी की तैयारी करने कोई दिल्ली आता है, मुखर्जी नगर, वहाँ पे 1,75,000 या फिर 85,000 रुपये फीस दे करके कोई बच्चा एडमिशन लेता है, और एडमिशन लेने के बाद में खूब मन लगा करके पढ़ता है, और मन लगाने के पढ़ने के बाद में उसकी पढ़ाई सफल नहीं होती, अर्थात वो मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। जब मुकाम तक नहीं पहुँच पाता तो वह क्या सोचता है कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे गाँव वाले क्या सोचेंगे, मेरे पापा ने इतने पैसे मेरे पीछे लगाए हैं, वो क्या सोचेंगे, और इसी कारण से लोग क्या कहेंगे, कैसा सोचेंगे, इसी सब सोचने में वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर। खबर सुनते रहे हैं, ठीक। तो आत्महत्या क्या होती है, एक सामाजिक कारण से उत्पन्न होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। दुर्खिम ने और कहा कि आत्महत्या का शब्द जो है, आत्महत्या जो शब्द है, मृत्यु की उन समस्त घटनाओं की ओर संकेत करता है जो स्वयं उस व्यक्ति के मतलब वंचित या अवांछित कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फल होता है, जिसके परिणाम को वह जानता है। ठीक, समझ गए बात? यानी जो मतलब वो कार्य करता है, यानी जो हमने जो बताया उदाहरण जो है कोटा वाला, राजस्थान वाला, ये सेम वही बात ही कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो चाह रहा है कि हमको ये चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो उसको पता हो गया कि हमको ये चीज़ नहीं मिलेगा, तो वो जानता है कि हमको ये चीज़ नहीं मिलेगा, उसके कारण से वो क्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है, मर जाता है। या फिर कोई प्यार कर रहे हैं दो व्यक्ति, और उसको पता हो जाता है कि अब ये लड़की हमको नहीं मिलेगी, या अब ये लड़का हमको नहीं मिलेगा, तो क्या कर लेगा, वो फांसी लगा लेगा। यही बात दुर्खिम कहते हैं कि क्या होता है, वो वांछित और अवांछित, यानी कार्य सफल होगा या कार्य नहीं सफल होगा, उसको या तो प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है, या तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लेता है, फील कर लेता है। ठीक, बात समझ में आई? वो जानता है, परिणाम जानता है क्या होगा, तो फिर भी वो कर लेता है। इतनी बात समझ में आई? तो आत्महत्या जो होती है एक सामाजिक उपज होती है, ना कि व्यक्तिगत उपज होती है। चलो भैया, आत्महत्या पर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, सेकंड ईयर का भी टॉपिक है, सेकंड ईयर में आपने इसको पढ़ा होगा। आगे बढ़िए, दुर्खिम की प्रमुख कृतियां। दुर्खिम की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी, यानी दुर्खिम की कौन कौन सी पुस्तक हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं। दुर्खिम की रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं आपके शामिल है, सुनिएगा फटाफट, लिख लीजिए इसको कहीं पर। दुर्खिम की रचनाएं, समाज में श्रम विभाजन, ये दुर्खिम की एक रचना है। समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम दुर्खिम द्वारा लिखा गया है। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम का है। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप दुर्खिम। शिक्षा और समाज शास्त्र की तुलना इन्होंने ही की है। समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र इन्होंने लिखा ग्रंथ। नैतिक शिक्षा पर समाज शास्त्र और संत साइमन। ठीक है, व्यवहारवाद एवं समाजवाद, ये सारे सिद्धांत हैं इनके। अगला है समाजवाद। अगला है एनी सोशियोलॉजी, पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। मांटे इसके ऊपर छात्र जीवन में शोध प्रबंध इन्होंने किया। तथा लास्ट इनका मैं तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर लेख भी लिखा था इन्होंने। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये थी दुर्खिम की कुछ प्रमुख कृतियां। इसके अलावा स्पेंसर की कृतियां आपसे पूछी जाती हैं, तो स्पेंसर की कृतियां आप 9वां देखिए।
हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियां देख लेते हैं। सामाजिक स्थिति विज्ञान इन्होंने 1850 ईस्वी में रचना करी, पहली रचना। उसके बाद में 1859 ईस्वी में समन्वयात्मक दर्शन का इन्होंने विचार दिया। उसके बाद में 1863 ईस्वी में प्रथम सिद्धांत दिया। उसके बाद में 1864 ईस्वी में प्राणी शास्त्र के सिद्धांत दिया, जिसका नाम प्राणी शास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट। उसके बाद में प्राणी शास्त्र का सिद्धांत सेकंड आया, उसको 1867 में दिया। उसके बाद में मनोविज्ञान का सिद्धांत 1870 में दिया, फिर 1872 ईस्वी में उसमें संशोधन किया। उसके बाद में समाजशास्त्र का सिद्धांत मतलब समाजशास्त्र का अध्ययन किया 1873 में, किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। उसके बाद में समाजशास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो समाजशास्त्र के 3 सिद्धांत दिए। फर्स्ट समाजशास्त्र का सिद्धांत जो दिया था 1876 में, सेकंड 1879 में, और थर्ड आपका था 1896 में। ठीक, इन्होंने और नीति शास्त्र का सिद्धांत भी दिया था। नीति शास्त्र का सिद्धांत फर्स्ट और सेकंड 2 सिद्धांत दिए थे नीति शास्त्र के। पहला आया था 1879 में, उसके बाद में दूसरा आया था 1893 में। ठीक, इसके अलावा और भी चीजें और भी रचनाएं इनकी हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका संपादन किया था 1848 ईस्वी में। साथ ही साथ इन्होंने 1842 ईस्वी में नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब इकोनॉमिक्स जो पत्रिका आती है उसका भी संपादन इन्होंने किया था, ध्यान रखेंगे इनके बाद। ठीक, साथ ही साथ विवरणात्मक समाज शास्त्र में अपने 8 विस्तृत एटलस इन्होंने प्रकाशित करे थे, तो ये भी इन्हीं की रचना है। तो कुल मिलाकर के स्पेंसर की ये प्रमुख कृतियां हैं। और काम्ट की कभी कभी आपसे पूछा था, काम्ट की कृतियां भी ध्यान रखेंगे, फटाफट लिख लीजिए। काम्ट की कृतियों में पहली कृति इनकी है आप प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दी साइंटिफिक वर्ड मतलब वर्क रिक्वायर्ड फॉर दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1922 ईस्वी में। उसके बाद में पॉजिटिव फिलोसॉफी, अगस्त कॉम्ट की यानी कॉम्ट की सबसे बड़ी रचना पॉजिटिव फिलोसॉफी। तो पॉजिटिव फिलोसॉफी 1830 से 1842 में रचना लिखी गई। उसके बाद में एक ग्रंथ है, एक प्रकार का पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी। उसके बाद में लिखा पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब कॉम्ट की रचनाएं हैं। 1851 1854 ईस्वी तक लिखी गई पॉजिटिव पॉलिटी। उसके बाद में कैचेबिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म 1852 ईस्वी में रचना लिखी गई। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। साथ ही और व्यक्तियों की कृतियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँ, जैसे मैक्स वेबर की कृतियां कभी कभी पूछ लेता है। तो मैक्स वेबर की कृतियों में दी प्रोटेस्टेंट इथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इन दोनों की चर्चा करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में दूसरी पुस्तक द रिलीजन ऑफ चाइना, तीसरी द रिलीजन ऑफ इंडिया, मतलब सबके धर्म के बारे में कि चाइना में कौन सा धर्म है, इंडिया में कौन सा धर्म है। उसके बाद में चौथी पुस्तक है एनसीएंट जुडेज्म। ठीक है, तो एंशियंट जुडेज्म मतलब प्राचीन जो है जो व्यवस्था थी न्याय की, उसके बारे में पुस्तक लिखी। उसके बाद में इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र संबंधित पुस्तक जो समाजशास्त्र से रिलेटेड हो उसको लिखी। उसके बाद में एसेज इन सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जो कुछ निबंध थे उससे संबंधित पुस्तक लिखी। और उसके बाद में दी मैथोलॉजी ऑफ नेशनल सोशल साइंसेस इस नाम से पुस्तक लिखी। उसके बाद में दी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद में जर्नल इकोनॉमी हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इन सभी मुद्दों को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सबकी पुस्तकों के बारे में बता दूंगा कि मैक्स वेबर की कृतियां कौन सी हैं, दुर्खीम की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं, इन सभी को बताऊंगा। अगला प्रश्न है आपका सर्वोदय। सर्वोदय क्या है? सर्वोदय का मतलब होता है सबका विकास अथवा सबका उदय। ठीक, सबका विकास अथवा सबका उदय ही क्या होता है? सर्वोदय होता है। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत आया था, इन्होंने दिया था, किसने? गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया था। उसमें गांधी जी ने कहा था बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय पर गांधी जी का सर्वोदय नामक सिद्धांत आधारित है, तो सर्वोदय उसी से संबंधित है। अर्थात अधिक लोगों का हित हो सके, अधिक लोग उससे सुख पा सके, यही सर्वोदय का क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक, ध्यान रखें, गांधी जी सभी को सुखी देखना चाहते थे, नैतिक हो, सभी लोग क्या हो जो है अहिंसा का पालन करें। यही सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। संक्षेप में आप बता सकते हो कि सर्वोदय का अर्थ सभी के जीवन के सभी पक्षों की संपूर्ण प्रगति है। एक लाइन में लिख दीजिए कि सभी के जीवन के सभी पक्षों की संपूर्ण प्रगति ही क्या कहलाती है? सर्वोदय कहलाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ऐतिहासिक भौतिकवाद किसने लिखा? मार्क्स ने। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने, ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने न्यायिकता सिद्धांत भी दिया था, तो उससे प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके इतने प्रश्न थे, हमने आपको बता दिए। आगे देखते हैं खंडवा। खंडवा देखिए लघु उत्तरीय। टाइम भाई ज़्यादा लग रहा है, उससे बिल्कुल आप चिंता मत करिए। टाइम लग रहा है लेकिन आपको सारी बातें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें। अब टाइम नहीं लगेगा क्योंकि खंडवा में पहुँच चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के मैं प्रश्नों को आपको बता दूंगा, उसके बाद में आप ढूंढ लीजिएगा इसको। ढूंढना नहीं है, ढूंढने से मिले मिलेगा नहीं आपको कहीं पर ये चीज़ें, लेकिन हाँ
आपको हमारे साथ अगर आप बने रहते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हैं, तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट आता है कि सर पूरा सिलेबस करवाइए, तो मैं सिलेबस आपका करवाना प्रारंभ कर दूंगा इसी चैनल पर। ठीक, ध्यान रखेंगे। चले भैया, पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को क्या करिए, स्पष्ट करिए। भैया स्पष्ट कर देना आप लोग मैक्स वेबर की सत्ता को। ठीक है, मैक्स वेबर की सत्ता, शक्ति और सत्ता दो प्रकार से थी मैक्स वेबर के अनुसार। ठीक, ध्यान रखेंगे। इन्होंने उसमें तमाम सारे उन्होंने बताया, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई चमत्कारिक सत्ता। ठीक है, इस प्रकार सत्ता का विवरण इन्होंने दिया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अगर ये प्रश्न नहीं पता था तो आप और करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों की क्या करिए भैया, व्याख्या करिए। तो आप बता सकते हैं सामाजिक कारक लिख सकते हैं इसके। तो भैया जब कारण पूछे किसी चीज की औद्योगिक क्रांति के, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, वैज्ञानिक कारण। ठीक, जब किसी चीज के विकास की यानी उद्योगों के विकास की बात पूछेगा तो आर्थिक कारण भी होगा, राजनीतिक कारण भी होगा, क्योंकि राजनेता चाहेंगे कि यहाँ पे रहे तभी वो रहेगा फैक्ट्री। अगर विज्ञान आगे होगा तभी फैक्ट्री स्थापित होगी, नहीं स्थापित होगी। अगर आर्थिक कारण जो में अगर पैसा होगा तो जो है आपकी अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था सही होगी, तो वहाँ की चीजें मतलब वहाँ पे उद्योग बढ़ेंगे। अगर नहीं होगी सही तो नहीं बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो सामाजिक कारण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उस समाज में कैसी व्यवस्था होती है, क्या वहां पे जो फैक्ट्री हम लगा रहे हैं वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, ये समाज पर ही डिपेंड करता है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं है भैया, बहुत सहज है यार। आगे बढ़ो। वानप्रस्थ आश्रम की व्याख्या करिए। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है मुन्ना, मतलब भैया वानप्रस्थ आश्रम होता है, आप जंगल की ओर, वानप्रस्थ मतलब होता है जंगल की ओर प्रस्थान करना है, जंगल की ओर जाना। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में जो चीजें होती हैं जब उनका अनुभव कर लेते हैं, और जो चीजें हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखने को मिलती हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप अध्ययन करते हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अध्ययन करते हैं उससे जो सीखते हैं वो फॉलो किस पर करते हैं, वो फॉलो करते हैं गृहस्थ आश्रम पर। अब जब गृहस्थ आश्रम पर वो फॉलो करते हैं तो उससे आपको अनुभव प्राप्त होता है। जब गृहस्थ आश्रम में आपको अनुभव प्राप्त हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उन अनुभवों को बांटा किसको जाए, तो उन अनुभवों को बांटने के लिए आपको जंगल की ओर जाना पड़ता है। जंगल में जाने से तदुपरांत जो रास्ते में पशु पक्षी या फिर जो इंसान या फिर जो भी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, उन पर आप अपने ज्ञान का और अपने अनुभव का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि जंगल की ओर जाना, और जंगल की ओर जाने के बाद में वहां पर सभी को उपदेश देना या फिर सभी चीजों को बताना जो आपने अनुभव करा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और वर्ग संघर्ष के आधारों को बताइए। वर्ग संघर्ष क्या होता है, तो वर्ग संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को आप लिखेंगे। वर्ग संघर्ष मतलब एक वर्ग होगा जो धनी होगा, दूसरा वर्ग क्या होगा, बहुत ज्यादा गरीब होगा। वर्ग संघर्ष हमने बता दिया था अभी अतिलघुत्री में, उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लाना चाहूंगा मैं। अगला प्रश्न है तीसरा, उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर होता है, बताइए फटाफट। उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर होता है। तो उद्विकास जो होता है उसका सिद्धांत किसने दिया, उसका सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रगति के सिद्धांत बहुत सारे लोगों ने दिया, उद्विकास का सिद्धांत भी बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन जो उद्विकास होता है और जो प्रगति होती है दोनों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। उसी अंतर को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया। उद्विकास जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों एक वैज्ञानिक धारणा होती है, और जो प्रगति होती है यह एक नैतिक धारणा यानी एक सामाजिक धारणा होती है। उद्विकास जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है। उद्विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, यानी घटते से बढ़ते की ओर हो रहा है तो उसी ओर होगा, अगर बढ़ते से घटते की ओर हो रहा है तो उसी ओर होगा। ठीक, यानी उद्विकास की दिशा क्या होती है, उद्विकास की दिशा समान रहती है, उद्विकास की दिशा में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रगति जो होती है यह हमेशा जो बुरे कृत्य होते हैं उनसे अच्छे कृत्यों की ओर होती है, यानी बुराई से अच्छाई की ओर अगर किसी समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम प्रगति कहते हैं। प्रगति और उद्विकास से संबंधित वीडियो हमने अपलोड कर रखी है बीए सेकंड ईयर में, उसको देख लीजिएगा आप, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर बीए सेकंड ईयर में सही तरीके से पढ़े हैं तो आपको थर्ड ईयर में उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक, उद्विकास जो होता है ये सदैव एक सा होता है, प्रगति जो होती है ये देश काल के हिसाब से बदलती रहती है। जो उद्विकास होता है ये प्राण शास्त्रीय नियम होता है, जबकि जो प्रगति होती है ये सामाजिक मूल्य और आदर्श पर टिकी हुई होती है। उद्विकास जो होता है बहुत ज़्यादा दिन में होता है, बहुत धीमी गति से चलता है, जबकि प्रगति जो होता है फन फन चलती बहुत तेज गति से चलती है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे बस यही। उद्विकास जो होता है ये स्वचालित होता है, मतलब अपने आप परिवर्तन होगा किसी समाज में। जैसे कि उद्विकास का मतलब आप ले सकते हो कि किसी समाज में, मतलब किसी समाज में बहुत, जैसे 10 साल 15 साल, या फिर जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन क्या है, या मतलब आपका वर्षा भी हो गया, तो ये क्या है, ये उद्विकास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। ये क्या है, ये प्रकृति के बस में है, ये होता रहता है। तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि हमारे बस में नहीं होता है, ठीक, स्वचालित होता है, अपने हिसाब से चलता है। और वो हमेशा क्या होता है, उद्विकास, वो एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। जबकि जो प्रगति होती है वो किसी भी दिशा में हो सकती है, और प्रगति जो होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। उद्विकास वृद्धि की ओर संकेत करता है। प्रगति जो होती है वो सामाजिक जीवन के गुणों में वृद्धि बताती है। उद्विकास का में भी वृद्धि होती है, और उसके बाद में जो प्रगति होती है आपकी, प्रगति में क्या होता है, प्रगति में गुणों की वृद्धि होती है। किस गुणों की, सामाजिक गुणों की, ठीक, ध्यान रखेंगे। जो उद्विकास होता है या विकास होता है, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, कि व्यक्ति के द्वारा ही उद्विकास किया जाएगा या विकास होगा समाज में। जबकि प्रगति जो होती है वो समाज के सदस्यों पर निर्भर होती है, और उससे उसको एक दिशा मिलती है। इतनी बात समझ में आई? तो मुझे नहीं लगता उद्विकास और प्रगति में अंतर आप नहीं स्पष्ट कर पाएंगे, इतनी सारी चीजें हमने बता दी। आगे देखते हैं और करके। अगर ये प्रश्न नहीं जानते तो अगला प्रश्न आपसे, आपके सामने लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था के महत्व को बताइए। वर्ण व्यवस्था के महत्व को बताइए। तो वर्ण व्यवस्था में हमने श्लोक आपको बताया था कि वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृता ऊर्ध्वतस्येद वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायता। इस प्रश्न को रट लीजिए, मतलब इस श्लोक को आप एकदम से रट लीजिए, क्योंकि यह श्लोक आप जब उसमें लिख देंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। तो वर्ण व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, एक विराट मुखमंडल से, एक विराट पुरुष के मुखमंडल से किसका उत्पन्न हुआ, उससे ब्राह्मण, उससे भुजाओं से क्षत्रिय, उसके उदर से वैश्य यानी जंघों के पास से वैश्य, और उसके पांव से क्या, शूद्र। ब्राह्मण क्या करता था, ब्राह्मण पूजा पाठ करता था, ब्राह्मण अध्ययन करता था, अध्यापन करता था, दान देता था, दान लेता था। क्षत्रिय क्या करते थे, रक्षा करते थे, ब्राह्मणों की रक्षा करने, मतलब सभी लोगों की रक्षा करते थे, राज्य की रक्षा करते थे, और अध्ययन करते थे, दान देते थे, ठीक है, ये सारी चीजें करते थे, शिकार खेलने जाते थे, ठीक है, मौज मस्ती करना राजा का कार्य नहीं होता था। उसके अंदर वैश्य का क्या कार्य था, वैश्य का यह कार्य हुआ करता था कि वैश्य क्या करते थे भैया, वैश्य जो होते थे वो मतलब जो है खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम करते रहते थे, इत्यादि चीजें करते थे, जिससे क्या हो, जिससे पेट पूजा हो सके लोगों की। साथ ही शूद्र क्या करते थे, शूद्र क्या करते थे, इन तीनों की सेवा करते थे, यानी द्विजों की सेवा करते थे। और सेवा करना का मतलब पैर दबाना या फिर गोड़ दबाना नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोग खेती करते थे, और खेती करने के तदुपरांत उसमें फसल उगाते थे, और उन फसलों को मतलब बनाते थे, मतलब उन फसलों को इस लायक बनाते थे ताकि जो उच्च वर्ण के लोग हों वो खा सके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वर्ण व्यवस्था का आधार यही है। वर्ण व्यवस्था कुल मिलाकर के सारी चीजें हैं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। पूछा गया क्या कि वर्ण व्यवस्था के महत्व को बताइए। वर्ण व्यवस्था के महत्व को आप बता सकते हैं तमाम प्रकार से, कि जो है सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिलता है इससे, वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था में एक जो है चीजें बताई जाती हैं, जैसे जो वर्ग व्यवस्था थी जो यूरोप में फैली हुई थी, उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। श्रम विभाजन और विशेषीकरण पर आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। श्रम का बंटवारा खुद ही हो जाता है कि कौन सा काम कौन सा वर्ण का व्यक्ति करेगा, कौन सा काम कौन से वर्ण का व्यक्ति करेगा, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। गतिशीलता समाज में नहीं होगी, समानता समाज में बनी रहेगी, या फिर सारी चीजें होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त की पवित्रता हो जाती है इसमें, वर्ण व्यवस्था में शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है। भारत में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रयास है, महत्वपूर्ण स्थान है, और भारत में अभी भी वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं पर हावी है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए भैया, वर्ण व्यवस्था से किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक। और इसका जो वर्ण व्यवस्था देखी जाती है उपनिषदों, महाभारत और स्मृतियों में पाई जाती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। यह व्यवस्था मनोवैज्ञानिक आधार पर समाज को संगठित रखने का एक सुंदरतम प्रयास है, ठीक, क्या है, सुंदरतम प्रयास है। आज भले ही इसमें परिवर्तन हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सुंदरतम प्रयास है जो मनोवैज्ञानिक धारणा से उस व्यक्ति को क्या करता है, एक कहा जाता है कि धर्म के अनुसार ये सारी चीजें करनी चाहिए, लोग उसमें रत रहते हैं और अपना कार्य करते हैं, किसी प्रकार का संकट इसमें बहुत कम उत्पन्न होता था, ठीक। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, भौतिकवादी समाज हावी हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, जिसके कारण से सभी लोग जो है अन्य अन्य प्रकार की चीजें करने लगे, जिसके कारण से क्या हुआ, समाज में एक विशेषकर संघर्ष पैदा हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखते हैं, सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक डार्विनवाद क्या है भैया, जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का, वही सामाजिक डार्विनवाद है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो समाज पर लागू किया था किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो उसी प्रकार से आपको बता देना है, मैं बता दूंगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अथवा करके लिखा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, यह कर्म होते हैं। तो सात्विक कर्म होता है,
और दूसरा कर्म कौन सा होता है, एक होता है राजसिक कर्म और तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा होता है तामसिक कर्म। तो सात्विक और उसके बाद में राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, सात्विक कर्म हुआ, कर्म होते हैं जो ठीक ठाक कर्म होते हैं, मतलब सात्विक कर्म में आप जो अच्छे कर्म होते हैं उनको रख सकते हैं। जो राजसिक कर्म होते हैं यानी राजा वाला जो कर्म होता है वो सारे उसमें हो जाते हैं, और जो तामसिक कर्म होता है वो जो राक्षस वगैरह कर्म करते हैं यानी गलत करते हैं वो कर्म हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इसको भी मैं वीडियो बताऊंगा, कर्म के प्रकार बताऊंगा, कर्म किस प्रकार के होते हैं, मनु स्मृति से लेकर के और आज तक के परिवेश में कर्मों की चर्चा मैं कर लूंगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ठीक, तो सतोगुण को हम क्या कहते हैं, सात्विक गुण, रजोगुण को क्या कहते हैं, राजा मतलब राजविक गुण, और तमोगुण को क्या कहते हैं, तामसिक गुण या प्रवृत्ति। ठीक, तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ सात्विक कर्म, तमोगुण से तामसिक कर्म। ठीक, उसके बाद में और जो आपका राज से मतलब क्या बताया हमने क्या बताया यार, चलो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जो रजोगुण है वो मतलब राजसिक जो है कर्म की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानोदय दर्शन या प्रबोधन की उपलब्धियां। ज्ञानोदय क्या होता है, ज्ञानोदय दर्शन और जो है ज्ञानोदय को हम प्रबोधन भी कहते हैं, और इसका क्या मतलब होता है इसको आपको बता देना है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप दूसरा लिख सकते हैं। ज्ञानोदय का मतलब क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक होता है प्रबोधन यानी ज्ञानोदय दर्शन। साथ ही साथ मानवता एवं उदारवाद का पोषण करता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक आविष्कार एवं विकास पर जो है एक नई दिशा प्रदान करता है। ठीक, धर्म और नैतिकता की प्रतिष्ठा से संबंधित होता है ज्ञानोदय दर्शन। किसी दिन ज्ञानोदय दर्शन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। तो उपलब्धियां हमने बता ही दी, समाज परिवर्तन का प्रतीक होता है, मानवता एवं उदारवाद का पोषण होता है, वैज्ञानिक आविष्कार एवं विकास होता है, इसमें धर्म और नैतिकता की पृथकता होती है। ठीक, इसी प्रकार से होता है सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगर ये प्रश्न नहीं पता तो आप ये लिख सकते हैं, महात्मा गांधी की सत्याग्रह की अवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी की सत्याग्रह की क्या अवस्था थी, यानी सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्य रूप से हम क्या कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के महात्मा गांधी बड़े अहिंसक प्रवृत्ति के थे। महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति आज तक तो मेरे ख्याल से पैदा नहीं हुआ। ठीक, चलो किसी दिन चर्चा करेंगे हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर, और वो किस प्रकार से था उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, खंडसा। खंडसा मित्रों आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खंडसा अगले देखते हैं क्या है, खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा गया कांट द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की विवेचना करिए। तो अगस्त कॉम्ट या फिर कॉम्ट के द्वारा जो क्या दिया गया था, तो कॉम्ट के द्वारा भैया जो दिया गया था प्रत्यक्षवाद, इसी को क्या करना है, इसी की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। तो कॉम्ट जो थे उन्होंने क्या दिया था भैया, उन्होंने दिया था आपका कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही दिया था आपका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। तो आपसे फर्स्ट ईयर वगैरह में पूछा गया होगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था कॉम्ट ने। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे, इन 5 में से आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, केवल 2 प्रश्न करने हैं और दोनों को 500-500 शब्दों में लिखना है, एक को 500 शब्दों में, दूसरे को 500 शब्दों में। ठीक, देखते हैं ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हार्बर्ट स्पेंसर के समाज के सामाजिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी उसमें क्या क्या कमियां रहेंगी उसको बताना है। कमियों के साथ साथ आपको उनके जो है सकारात्मक पहलुओं को भी दर्शा देना है। ठीक, आगे देखते हैं, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके औचित्य पर प्रकाश डालिए। यानी वर्ण व्यवस्था की कैसे उत्पत्ति हुई है, इसका क्या क्या महत्व है और क्या महत्व पहले था, प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक उस पर चर्चा कर देनी है। मैं इन सभी की वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, तो इससे अगर आप करेंगे, वर्ण व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे छूट करके नहीं जाएगा। आगे आगे देखते हैं, प्रोटेस्टेंट नीति और पूंजीवाद। प्रोटेस्टेंट नीति जो होती है एक धर्म से संबंधित है, ये ईसाई धर्म का एक टूटा हुआ भाग है प्रोटेस्टेंट धर्म, और इसी प्रोटेस्टेंट नीति जो थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म की ही नीति थी। और इस नीति में और जो पूंजीवाद है, यानी जिसमें आप जो है सबका जो निजीकरण कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पूंजीवाद। जैसे भारत में प्राइवेट जो है रेलवे हो रही है, तो प्राइवेट रेलवे हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका पूंजीवादी व्यवस्था की ओर झुकाव हो रहा है, यानी निजीकरण हो रहा है। तो ये इसी को पूंजीवाद कहते हैं। प्रोटेस्टेंट नीति जो है प्रोटेस्टेंट धर्म से बनाई हुई नीति है। तो इसको लेकर के मैक्स वेबर ने अपने विचार दिए हैं, उसी के क्या सिंपल सा इतनी चीजें करनी थी। और ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा के दृष्टि से ही, और उसके बाद में आपको जानने भी चाहिए। तो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो जाहिर सी बात है आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस स्तर जो है डेवलप हुआ होगा, और आप जो है एक नई दिशा
नए क्रम की ओर अग्रसर होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।